हस्बैंड और वाइफ में जब भी विवाद होते हैं या फिर जब वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो क्या करती है कि वो बिना मतलब बिना कारण के अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है, दूर चली जाती है। या तो वो अपने मायके में जाकर रहने लगती है या फिर वो कहीं और जाकर के रहने लगती है। इसके बाद क्या करती है कि जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, हस्बैंड या फिर उनके घर वालों के ऊपर 498A 406 का केस करती हैं उन्हें परेशान करने के लिए। फिर इसके बाद जो 498A 406 का केस तो करती ही है, साथ में मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए 125 का भी प्रयोग करती हैं। और इस वजह से जो हस्बैंड है वह जो हस्बैंड के घर वाले हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन जब केस होता है और स्टेज आती है मीडिएशन की, जिसमें कुछ शर्तें होती हैं जो कि एग्रीमेंट में लिखा होता है, और वो सारी शर्तें अगर जो दूसरी पार्टी है सामने वाली उसको मंजूर होती है तो वो साइन कर देते हैं। और जो भी मेंटेनेंस या एलिमनी की बात होती है वो पत्नी को दे दिया जाता है और सेटलमेंट हो जाता है। मीडिएशन होने के बाद वो दोनों अगर चाहें तो साथ में रह सकते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। तो जब एग्रीमेंट साइन होता है तो जो हस्बैंड व हस्बैंड के घर वाले हैं वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, जल्दी से बवाल ख़त्म हो तो हम लोगों को राहत मिले, और हम लोग को मन में डर है केस से संबंधित कि कहीं जेल न जाना पड़े, कहीं समाज में स्थिति जो उनकी बनी हुई है वो धूमिल ना हो जाए, समाज की नज़रों से वो लोग गिर ना जाए। ये सारी चीज़ें सोच करके जल्दी से एग्रीमेंट में साइन कर देते हैं। और जब वो साइन कर देते हैं बिना देखे बिना पढ़े तो इसी जगह सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आज हम इसी विषय में आप लोगों से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त अगर करनी है तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको करना क्या है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आपका ही चैनल है। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जो कि अगर हस्बैंड और वाइफ में किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर जो पत्नी है बिना वजह बिना कारण के अपने पति से अलग होकर के रहने लगी है और केस कर दिया है, और अगर चांसेस है मीडिएशन के, और उसके बाद अगर पति या पति के घर वाले एग्रीमेंट में साइन करने जा रहे हैं तो वो ये इस वीडियो को देखे और जानकारी प्राप्त कर सके, जिससे कि उनके साथ कोई गलत कार्य ना हो, यानी कि उन्हें इस चीज़ का बाद में पछतावा ना हो कि हमने साइन गलत कर दिया। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो आपको बता दें कि ऐसे ही एक केस था जिसका नाम था, जो केस का नाम था वो था छतरपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट एंड अदर्स के केस में, जिसमें क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं यानी कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनकी शादी होती है 2011 में, और जो केस होता है वो ख़त्म होता है, वो क्वेस होता है 2014 में। इसमें क्या होता है कि जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड के ऊपर 498A का व 406 का केस करती है कि मेरे पति मेरे साथ क्रूएल्टी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। फिर इसके बाद ये जो केस होता है वो ये होता है इनिशियल स्टेज में यानी कि प्रारंभिक स्थिति में होते हैं, और उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है और इस केस को रिफर कर दिया जाता है मीडिएशन के लिए। जब कोई मीडिएशन होता है किसी केस का तो उसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो शर्तें होती हैं वो लिखी जाती हैं, और उसमें जो पार्टी होती है उनके साइन होते हैं कि हाँ हम
जो भी शर्तें इसमें लिखी हुई हैं उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर इसके बाद वो साइन करते हैं। ऐसे ही जब मीडिएशन के लिए ये केस गया तो फिर जो एग्रीमेंट था उसमें हस्बैंड ने साइन भी कर दिया और फिर इसके बाद हस्बैंड जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 482 के तहत जो एफआईआर है उसको केस के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है और केस जो है ख़त्म भी हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि कुछ सालों बाद यानी कि काफ़ी समय बीतने के बाद आईओ के द्वारा एक चार्जशीट कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो जो पति के घर वाले होते हैं और जो अन्य लोग के नाम लिखे होते हैं उनको समन भेजा जाता है कि वो कोर्ट में हाजिर हों। क्योंकि क्या होता है कि जब वो हस्बैंड साइन कर रहा होता है तो उस जगह हस्बैंड एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो ये करता है कि वो एग्रीमेंट में साइन तो कर देता है लेकिन इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है कि एफआईआर में जो पति का नाम पत्नी ने लिखवाया है उसके साथ साथ पति के घर वाले व रिश्तेदारों के भी नाम लिखवा रखे थे, जो कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें जब एफआईआर में जितने लोगों का नाम लिखा था उनका नाम जो लिखा हुआ था उन लोगों ने साइन नहीं किया था, जो कि सभी के साइन होना जरूरी थे। तो जब समन भेजा जाता है तो जो उनके रिश्तेदार होते हैं हस्बैंड के परिवार के और रिश्तेदार वो जो है लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो हाई कोर्ट में जो केस है उसकी क्वेश्चन के लिए एक पिटीशन डालते हैं। लेकिन जो महिला का एडवोकेट होता है वो ये बोलता है कि जब एग्रीमेंट साइन हुआ था तो केवल पति ने ही साइन किए थे, बाकी किसी ने जो भी पति के रिश्तेदार या घर वालों के नाम लिखवाए गए थे एफआईआर में उन्होंने साइन नहीं किया था। तो पति के तो जो एफआईआर जो केस थी वो क्वेश कर दिया गया था, लेकिन उनके घर वालों का नाम ना हटा होने की वजह से, साइन ना होने की वजह से एफआईआर उन लोगों की क्वेश नहीं की गई थी। जो कि काफ़ी समय बीत गया था, लगभग 8 साल बीत चुके थे और तब तक पत्नी का दिमाग भी बदल चुका था। वो भी चाहती थी कि आप परेशान करें और वो किसी तरह से जब वो परेशान होंगे पति के घर वाले या रिश्तेदार तो वो और भी कुछ चीज़ों की डिमांड कर सकती हैं, जैसे कि पैसे ले सकती है या कुछ और भी। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो एडवोकेट होते हैं वो जो है एफआईआर क्वेश के लिए बोलते हैं तो ये बोला जाता है कि पति ने साइन किया था लेकिन पति के घर वालों ने एग्रीमेंट में साइन नहीं किया था जो मीडिएशन के टाइम दिया गया था, इसलिए बाकी किसी भी सदस्य का जो केस है वो क्वेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट बहुत अच्छे से इस केस के बारे में देखते हैं। जो मीडिएशन के समय एग्रीमेंट साइन हुआ था उसे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें डिटेल्स से देखने के बाद अच्छे से समझने के बाद वो सारी चीज़ें जब बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो फिर वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें पत्नी जो होती हैं सारी चीज़ें होने के बाद, सारी शर्तें पूरी होने के बाद वो बाद में भी अगर मौका मिलता है तो परेशान करने से पीछे नहीं होती हैं अपने पति को व पति के घर वालों को, और इस तरह के केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पति होते हैं और पति के रिश्तेदार या परिवार वाले होते हैं उनको जो है भुगतना पड़ता है ये सारी चीज़ें। इसलिए जब एग्रीमेंट साइन हो तो देख करके पढ़ने के बाद सारी चीज़ें इसके बाद ही साइन करें और एफआईआर में जितने लोग के नाम लिखे हैं उन सारे लोगों को जो एग्रीमेंट मेडिएशन के समय साइन किया जाता है उस समय सभी को साइन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब
मीडिएशन के समय लोगों के नाम जो लिखे थे वह लिखे रह गए और जिसका कि अपियरेंस नहीं हो पाया और साइन भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एफआईआर जो पति के परिवार वाले या रिश्तेदार थे उनकी एफआईआर क्वेश नहीं हो पाई। तो दिल्ली हाई कोर्ट में फिलहाल जो मजिस्ट्रेट साहब थे तो उन्होंने ये चीज़ कही कि जो पत्नियां हैं ऐसे हालात में रंग बदलना नहीं छोड़ती है, वो अगर मौका पाती हैं तो वो तुरंत अपना स्वभाव बदल लेती हैं और कोशिश करती हैं कि पति व पति घर वालों परेशान करें या किसी तरह से अगर कुछ और मिल सकता है तो वो ले सके। फिर इसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें जो जजमेंट आता है वो बोला जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबल है वो पति के अलावा सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। जब भी कभी कोई केस होता है केवल पति ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और फिर इसके बाद ये 8 साल बाद जब सारी चीज़ें होती हैं, सारे केस देखे जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, सारी चीज़ें देखने के बाद और ये समझने के बाद कि इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिसमें पत्नियां जो है अपने पति को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तो कुछ गाइडलाइंस निकाली जाती है जो कि 16 मई 2023 को निकाली जाती है गाइडलाइंस, जिसमें बताया जाता है कि इस तरह के केसेस में किस तरह से किन किन चीज़ों का किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई केस होता है या एफआईआर होती है या फिर एग्रीमेंट मीडिएशन के समय साइन करवाया जाता है तो उसमें पार्टी जितनी भी पार्टी हैं तो उन पार्टियों का नाम लिखा होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए, सारी डिटेल्स लिखी होनी चाहिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसे पढ़ सके, समझ सके। और जो रिस्पोंडेंट होता है जैसे पति या पति घर वाले इस केस में जिस तरह से थे सभी के नाम लिखा होना चाहिए। तीसरी बात, जो भी समय सीमा है वो भी होना चाहिए कि कब विड्रॉल होना है इस केस को और कब क्वेशिंग होगी इस केस की। साथ में डिफॉल्ट क्लॉज भी होना चाहिए कि अगर जैसे कि एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें जो भी शर्तें दी गई थी अगर इसमें से दोनों पार्टी में से एक भी उन शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे सजा का भी प्रावधान होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति शर्त का उल्लंघन करता है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। साथ में अगर पति के द्वारा मेंटेनेंस दिया जा रहा है पत्नी को तो जो जिस तरह से पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे रहा है किस मोड से दे रहा है तो मोड ऑफ पेमेंट भी लिखी होनी चाहिए उस एग्रीमेंट में कि वो कैश दे रहा है पैसे या फिर डीडी के थ्रू दे रहा है या फिर चेक दे रहा है। सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए कि अगर बाई चांस चेक के थ्रू अगर मेंटेनेंस दे रहा है, पैसे दे रहा है या एलमनी दे रहा है तो चेक संख्या क्या है, किस तारीख को दी गई, सारी चीज़ें डिटेल्स से लिखी होनी चाहिए। और जो भी कागज लगे हैं तो सारे कागज अच्छे से लगे होने चाहिए, यानी फॉलो ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ में क्लास लिटिगेशन भी होना चाहिए कि अगर एक दूसरे के खिलाफ जो ये केस चल रहा है इसके अलावा और भी अगर केस किसी दूसरे कोर्ट में या इसी कोर्ट में चल रहे हैं और कितने केस चल रहे हैं वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवाना चाहिए, जिससे कि बाद में अगर सेटलमेंट हो जाता है, मीडिएशन हो जाता है और आप साइन कर देते हैं, साइन होने के बाद में अगर आपको कोई केस चल रहा होता है तो उसका फायदा आपकी वाइफ उठा सकती है। तो सबसे पहली बात तो आपको हम फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के ऊपर जो भी हस्बैंड्स हैं उनके ऊपर अगर वाइफ ने 498A DV एक्ट के तहत या HMA के तहत या फिर 406 का किसी भी तरह का अगर केस किया है पत्नी ने और आपका केस इनिशियल स्टेज में है
और आपको मीडिएशन की ओर भेजा जाता है, मीडिएशन के लिए भेजा जाता है, तो अगर आप लोग साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं, जो भी एग्रीमेंट है और जो एफआईआर में जितने लोग के नाम लिखे हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको उस एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ना है। और दूसरी बात आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो एफआईआर में जितने लोगों के नाम लिखवाए गए हैं पत्नी के द्वारा, पति या पति के घर वाले या रिश्तेदारों के, उन सबके उस एग्रीमेंट में साइन जरूर कराना चाहिए, जिससे कि आगे चल के अगर पत्नी फायदा उठाना चाहे इस चीज को लेकर, अगर उसे पता चलता है तो वो फायदा इस तरह से ना उठा पाए। नहीं तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे और आपकी इसी गलती की वजह से आगे चल के आपको तो तकलीफ होगी ही, क्योंकि आपके जब घर वाले फंसेंगे या आपके रिश्तेदार फंसेंगे तो ये तो जाहिर है साफ तौर पे कि आपको तो तकलीफ होगी ही, आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा अपने घर वालों को बचाने के लिए, आपके रिश्तेदारों को बचाने के लिए। तो ऐसा समय ना आए, इस तरह से आप अपनी गलती को दोबारा से ना दोहराएं जिस तरह से इस केस में हुआ है। आपको अच्छे से पढ़ने के बाद, और एफआईआर में जितने लोगों के नाम लिखे हैं सारे लोगों के नाम के साइन होने चाहिए। अगर आपने भी इस तरह से कोई गलती की है, बिना देखे एग्रीमेंट में अगर साइन कर दिया है मीडिएशन करते समय, तो आप इस जजमेंट की गाइडलाइंस का प्रयोग कर सकते हैं और खुद को न्याय दिला सकते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको मोटिवेट हो करके ऐसे ही और जानकारी देते रहें। धन्यवाद।